पहला क्वेश्चन है ए टर्मिनल वेयर मोर देन 2 ब्रांचेस मेट इज कॉल्ड। ऐसा टर्मिनल जहाँ पे 2 से अधिक ब्रांच मिलता है उसको क्या बोलते हैं? तो राइट साइड में दिखाया गया है कि 1 ब्रांच, 2 ब्रांच और 3 ब्रांच ये मिल रहा है कहाँ पे? इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनस कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि टर्मिनल को देख के टर्मिनस को टिक कर दिए। लूप क्या होता है? कोई क्लोज सर्किट है, जैसे इस फिगर के नीचे जो है ये क्लोज सर्किट, तो इसको हम क्लोज सर्किट को लूप बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए होगा, नोड। दूसरा क्वेश्चन है मेश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। पहला ऑप्शन किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सी बोथ, डी नन। तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो किसी नोड पे लगाते हैं। कितना करंट आ रहा है, कितना करंट जाएगा, उसके लिए किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किसी मेश में सारे वोल्टेज ड्रॉप को दिखाने के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करते हैं। तो मेश में क्या लगता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये नीचे वाले फिगर में क्या लगेगा? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये जो ऊपर वाला नोड है उसमें क्या लगेगा? किरचॉफ। नोडल एनालिसिस में किरचॉफ्स करंट लॉ लगता है। तो पूछ रहा है मेश एनालिसिस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इन फोर ब्रांचेस पैरेलल सर्किट 10 milliampere of current in each branch. If one of branch open, what will be the current in the other branches? 4 ब्रांच पैरेलल में है। अगर 4 ब्रांच पैरेलल में है और पूछा जा रहा है हमसे कि अगर एक ब्रांच को हटा दे, तो एक ब्रांच को अगर ओपन कर दे तो करंट की वैल्यू दूसरे ब्रांच पे क्या होगी? तो पैरेलल सर्किट में हम जानते हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और इसलिए हर ब्रांच का अपना अलग अलग करंट होगा। किसी एक ब्रांच को हटा दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे ब्रांच पे, तो अनअफेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये तो थर्ड नंबर का करेक्ट आंसर ए होगा, अनअफेक्टेड। फोर्थ क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पावर इज। पावर की यूनिट क्या है? पावर की यूनिट होती है वाट। ठीक है, वोल्ट किसका यूनिट है? ये वोल्टेज का यूनिट है। करंट तो राशि है, एम्पेयर यूनिट होता है करंट का। वाट आवर ये भी कुछ नहीं होता है। एम्पेयर आवर बैटरी की इफिशियंसी होती है, बैटरी की क्षमता एम्पेयर आवर में डिनोट करते हैं। तो फोर्थ नंबर जो है यूनिट ऑफ पावर इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाट। फिफ्थ क्वेश्चन है ए बैटरी ऑफ EMF 12 volt is connected to an external resistance of 20 ohm. Find the current flowing through the resistor. रेसिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा? तो यहाँ पे वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट और रेसिस्टेंस है 20 ओम। तो करंट पूछ रहा है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस। तो 12 में अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.6 आएगा। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, 0.6 एम्पेयर। छठा क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिससे हम जो करंट फ्लो होता है उसको डिटेक्ट कर पाते हैं? आमीटर, वोल्टमीटर, मल्टीमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो आमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से वोल्टेज को मेजर करते हैं, मल्टीमीटर से हम दोनों काम कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर भी यूज किया जाता है करंट के लिए। तो ये क्वेश्चन कुछ ढंग का नहीं लग रहा है, फिर भी मोस्ट पॉपुलर क्या है इसमें से? आमीटर है। तो छठा का हम ए मार्क करेंगे, आमीटर से हम डिटेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आमीटर मार्क करेंगे।
तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? अमीटर किया उसका भी ठीक है। अगर मल्टीमीटर कर रहे हैं तो मल्टीमीटर से भी करंट मेजर कर ही सकते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट गैल्वेनोमीटर जो टिक किया उसका भी सही हो सकता है। तो 6 का कोई, अगर इसमें स्मॉल करंट देता कि स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को हम किससे डिटेक्ट करते हैं, तब उसका आंसर गैल्वेनोमीटर होता, लेकिन ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। तो अमीटर भी हो सकता है, गैल्वेनोमीटर भी हो सकता है। 7th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट वेयर R इक्वल टू 1 ओम। अगर R का वैल्यू, इस बगल में जो सर्किट दिया उसमें R का वैल्यू 1 हो जाए तो सबसे राइट साइड वाला R और R ये सीरीज में आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ये 2 ओम का रेसिस्टर 1 ओम के साथ पैरेलल में जुटेगा, तो क्या होगा? उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 जा 2 और बाय 2 + 1 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2/3। ठीक है, 2/3 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 2/3 नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी, इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन में नहीं है। तो जो 3/2 किए होंगे, हो सकता है एग्जामिनर के अनुसार वो करेक्ट होंगे, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 2/3, जो कि ऑप्शन में नहीं है 7th नंबर का। 8 नंबर का, तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर इसमें से कोई है नहीं, 2/3 आंसर आना चाहिए था। 8 नंबर क्वेश्चन है, 3 resistor of 10 ohm, 15 ohm, 30 ohm are connected in parallel. The total resistance of combination. जब पैरेलल में रेसिस्टेंस हो तो उसका कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और जब सबको सॉल्व करते हैं तो मैं डायरेक्ट निकालता हूँ कैसे आता है। पहले अगर 30 और 15 पैरेलल में है तो 30 को 15 से गुना करेंगे, बट्टे 45 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका 15 और 30 वाले का आ गया 10 इक्विवेलेंट। 10 और 10 अगर पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट आता है 5 ओम। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, 5 ओम। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इनवर्सली एज। रेसिस्टेंस इनवर्सली किसके साथ वेरी करता है? कौन सा ऐसा क्वांटिटी है नीचे दिया हुआ जिसको बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा? तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू ρL/A। L ऊपर में रहता है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन A जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको जितना बढ़ाएंगे उतना रेसिस्टेंस घटेगा। तो 9th का करेक्ट आंसर क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, x मतलब क्रॉस सेक्शन हुआ, तो 9 का करेक्ट आंसर बी होगा। 10 नंबर है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट ए पुअर कंडक्टर। कौन सा पुअर कंडक्टर नहीं है? माइका पुअर कंडक्टर है, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर नहीं है, कार्बन पेपर। तो इसमें से पुअर कंडक्टर कौन नहीं है? कॉपर पुअर कंडक्टर नहीं है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो 10 का करेक्ट आंसर बी होगा। 11 नंबर, द सबस्टांस which has a large number of free electron and offer a low resistance are called। कौन ऐसा सबस्टांस है जिसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो और बहुत कम ही रेसिस्टेंस ऑफर करता है? ऐसे सबस्टांस कंडक्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जिससे अगर लो रेजिस्टेंस रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होगी और फ्री इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होगा, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर नहीं होता, इंडक्टर तो कॉइल होता है, सेमीकंडक्टर नहीं होता। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर डी होगा, कंडक्टर। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन ए सर्किट 33 ohm carries a current of 2 ampere, the voltage across the resistor। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि रेसिस्टेंस का वैल्यू 33 ओम दिया है और करंट 2 एम्पेयर है,
तो वोल्टेज क्या होगा, तो बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो करंट और रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज निकल जाएगा। तो 33 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा वोल्ट, ये होगा आंसर। तो 12th नंबर का करेक्ट आंसर बी होगा, 66 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ए लाइट बल्ब ड्रॉ 300 milliampere when the voltage across it is 240 volt, the resistance of light bulb is। फिर से घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर करंट दे दिया, वोल्टेज दे दिया तो रेसिस्टेंस क्या होगा। तो रेसिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, V इक्वल टू आई आर से, R का वैल्यू होगा V बाई आई, मतलब वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देंगे तो रेसिस्टेंस निकलेगा। तो 240 को जब हम 300 मिली एम्पेयर से भाग करेंगे तो आंसर मेरा आएगा 800 ओम। ठीक है, तो 13 का करेक्ट आंसर सी होगा, 800 ओम। ठीक है। 14 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका रेसिस्टेंस कम होना चाहिए। जनरली क्या होता है कंडक्टर के केस में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन निगेटिव टेम्परेचर अगर कोफिशिएंट रहे तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। वो किस में होता है, वो होता है कंडक्टर सेमी कंडक्टर के केस में। तो इसमें से कौन सा सेमी कंडक्टर है, कुछ तो दिख नहीं रहा। तो सेमीकंडक्टर वाले ग्रुप में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो कार्बन होगा इसका करेक्ट आंसर, 14 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, कार्बन। कार्बन का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ किस पे लागू नहीं होता है। तो ओम्स लॉ का कुछ लिमिटेशन है कि वो हर जगह हम नहीं लगा सकते, जैसे वैक्यूम ट्यूब में इसमें ओम्स लॉ नहीं लगता है, क्योंकि ओम्स लॉ के लिए क्या क्राइटेरिया है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट का वैल्यू बढ़ेगा, तभी ओम्स लॉ लगा सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब के केस में ऐसा नहीं होता है। तो 15 का करेक्ट आंसर ए होगा कि वैक्यूम ट्यूब में हम ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं लगा सकते। अगला क्वेश्चन है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है। 17 नंबर है, एन इनकैंडेसेंट लैम्प कैन बी वर्क फॉर्म। जो घर में पहले यूज होता था 100 वाट का बल्ब, वो किससे हम जला सकते हैं, डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई, बैटरी सप्लाई, दिस ऑल ऑफ द अबव। तो लैंप जलाने के लिए वोल्टेज चाहिए उसको, तो वो किसी से भी जल सकता है, डीसी, एसी, बैटरी सप्लाई, सबसे ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 18 नंबर है, ट्रांसफॉर्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में एक्सप्रेस की जाती है। वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन है ये। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा बी, केवीए। एम्पेयर आवर बैटरी की एफिशिएंसी मेजर की जाती है, एचपी। मोटर की रीडिंग रहती है, मोटर की रेटिंग एचपी या किलोवाट में लिखी जाती है, लेकिन ये जो केवीए है वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग के लिए यूज की जाती है। तो 18 का करेक्ट आंसर बी होगा। 19 नंबर है, लेमिनेटेड कोर रिड्यूस विच लॉस। कोर को लेमिनेट करने से कौन सा लॉस कम हो जाता है, तो कोर को लेमिनेट करने से ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। तो 19 का करेक्ट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफार्मर इज। ब्रीदर के लिए सिलिका जेल यूज करते हैं हम लोग, ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर सी होगा, सिलिका जेल।